आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज शांतिवीर, कहानी भारतीय सेना के एक नायाब योद्धा की। एपिसोड 21, इलाके में घुसपैठ। मार्क ने आगे कहा, आज मेरा मूड अच्छा है, चलो तुम भी क्या याद करोगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी जान बचा के यहाँ से लौट जाने का। चुपचाप यहाँ से अपना तामझाम उठाकर अपनी पुलिस फोर्स का पहरा हटाओ और पतली गली से निकल पड़ो। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट का वक्त देता हूँ, उसके बाद मुझे तुम में से कोई भी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। इन 3 मिनट में हम अपना पैसा और सामान बटोर लेंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। बचे हुए लोगों को भी जिंदा छोड़ देंगे। अब फुटो यहाँ से। अफसर हैगन ने फिर से पीछे मुड़कर अपने बॉस नील्स को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे हल्की सी नील्स की छवि नजर आई, जो मॉल से काफी दूर खड़ा हुआ यहाँ हो रहे तमाशे को देख रहा था। वो उससे सलाह लेना चाहता था कि आगे क्या करना है, लेकिन फिर उसे अपना किया हुआ वो दावा याद आया जो उसने नील्स से किया था। उसने नील्स से कहा था कि वो मॉल के अंदर फंसे चोर उचक्कों को कुछ ही मिनटों में सरेंडर करने के लिए राजी कर लेगा, बिना एक गोली चलाए। उसे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आया और उसने खुद को ही भला बुरा कहना शुरू किया। मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने जल्दबाजी में बिना इस सिचुएशन को ढंग से भांपे हुए ऐसा बेतुका फैसला ले लिया। अब अगर बिना थोड़ी सी भी कोशिश किए मैंने यहाँ से मैदान छोड़ा तो कप्तान नील्स मेरी चमड़ी उधेड़ देने वाला है। शायद वो मुझे नौकरी से ही निकाल दे। अच्छा यही होगा कि मैं मार्क मैथ्यूज से कुछ हल्की फुल्की नेगोशिएशन करके लौट जाऊं। उससे यहाँ मौजूद पुलिस बल को मार्क मैथ्यूज के अंदर होने का पता भी चल जाएगा और वो मेरे खाली हाथ वापस लौटने पर मेरा मखौल भी नहीं उड़ाएंगे। उसने अपने लाउड स्पीकर की तरफ आशा भरी निगाह से देखा और उससे कहा, भाई मैं जानता हूँ कि तू भी मेरी तरह ही पुराना और खस्ता हालत में है। तेरा गला भी मेरी तरह ही खराब है, लेकिन अगर आज हम दोनों ने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली तो मैं जाऊंगा लंबी छुट्टी पर और तुझे भेज दिया जाएगा कबाड़ खाने। बस जरा सा मेरा साथ दे देना, फिर हम दोनों ही ऐसी बड़ी सजा से बच जाएंगे। ये कहकर उसने अपने लाउड स्पीकर की तरफ अपना डर के मारे कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। ऐसा करते ही वो मार्क मैथ्यूज की पैनी नजर के सामने आ गया और उसने अंदर से आवाज लगाई, अबे ओ मोटे, अगर उस लाउड स्पीकर को हाथ भी लगाया तो तेरी खोपड़ी तरबूज की तरह खोल कर रख दूंगा। तुझे यहाँ से जान बचाकर भागने का मौका दिया है, मुंह खोलने का नहीं। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलने वाला है। तू बस निकल ले यहाँ से, वरना तेरे घर वालों तक तेरी लाश ही जाएगी। हेगन को समझ में नहीं आया कि उसकी इस जरा सी हरकत को मार्क मैथ्यूज ने कैसे पकड़ लिया। उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आया क्योंकि वो अपने थाने में सबसे लंबा और मोटा पुलिस वाला था और लोग उसे मोटा मोटा कहकर चिढ़ाते भी थे। उसे ये बात तो समझ में आ गई कि मार्क ने चेतावनी उसे ही दी है, लेकिन ये शैतान उसे कैसे देख पा रहा है। हैगन के हिसाब से तो वो एक ऐसी जगह छुपा बैठा था जहां उसे कोई अंदर मॉल से देख ही नहीं सकता था। उसने जैसे ही मार्क मैथ्यूज को खोजने की कोशिश की, उसे गोली चलने की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए तो हैगन के होश ही उड़ गए। उसे लगा कि वो तो गया। उसने फिर घबराकर अपने सर और माथे को चेक किया, ये देखने के लिए कि वो सही सलामत तो है। उसने पाया कि उसकी खोपड़ी में कोई छेद नहीं था। फिर जल्दी से उसने अपने पूरे शरीर को चेक किया, ये देखने के लिए कि उसमें कहीं गोली का छेद तो नहीं। उसे अपने शरीर में भी कहीं छेद नजर नहीं आया। अपने सकुशल होने पर वो भगवान का शुक्रिया कर ही रहा था कि उसके बैग से उसके लाउडस्पीकर के जमीन पर गिरने और टूटने की आवाज आई। मार्क मैथ्यूज ने सिर्फ एक ही गोली में करीब 20 मीटर की दूरी से उसके लाउडस्पीकर को अपनी बंदूक से उड़ा दिया था। हैगन जानता था कि ये काम मार्क ने गलती से नहीं किया है, क्योंकि उसका निशाना अचूक था। डर और आश्चर्य के मारे तो ऑफिसर हैगन के होश ही उड़ गए। कुछ पल के लिए उसका माइंड ब्लैंक हो गया। मार्क के इतने अचूक निशाने को देख सिर्फ उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हैगन का आश्चर्य से खुला मुंह इतना बड़ा था कि उसके अंदर कोई चाहता तो एक बड़ा सा बटाटा वड़ा आराम से ठूंस सकता था। टूटे हुए लाउडस्पीकर के टुकड़े उसके पांव में जाकर चुभे थे, लेकिन उसका एहसास भी उसे कई सेकंड के बाद हुआ। जब उस दर्द का एहसास हुआ तब उसे होश आया और उसने अपने सभी साथियों से घबरा कर कहा, बच के रहना सब लोग, अंदर मार्क मैथ्यूज द शॉर्ट गन डेविल किंग मौजूद है। ये कोई मामूली डकैती की वारदात नहीं है। लेकिन उसकी ये चेतावनी बड़ी देरी से आई थी। उसके साथी अफसरों ने जवाबी फायरिंग भी कर दी थी। मॉल के बाहर जमी भीड़ में भगदड़ मच गई थी।
लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। मॉल के अंदर गेट पर तैनात उग्रवादियों ने भी कुछ गोलियां चलाई और जी भर के पुलिस वालों को गालियां देना शुरू किया। हैगन की चेतावनी के बाद उसके साथी पुलिस वालों ने गोली चलाना बंद करके अपनी जान बचाने के इरादे से दुबक कर छुपने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में परिस्थिति की गंभीरता समझ में आ गई और मॉल के बाहर सन्नाटा छा गया। गेट पर तैनात पुलिस वालों की पीठ पब्लिक की तरफ थी, इसलिए उनके चेहरे पर फैली दहशत लोगों को नहीं नजर आ रही थी, लेकिन उनके हाथों में थमी उनकी कांपती हुई बंदूकों को देखकर सबको साफ साफ पता चल गया था कि वो कितना डरे हुए हैं। उस वक्त लेकिन अराजकता से भुगतते हुए शहर क्राउन प्रिंस सिटी में जो लोग सबसे ज्यादा आतंक से भयभीत थे, वो लोग उस मॉल के भीतर फंसे हुए थे। इस शहर के निवासी जिन्होंने मूक दर्शक बनकर मार्क मैथ्यूज को क्रूरता से वहां के अंगरक्षकों और कुछ लोगों को मारते हुए देखा था, उनको नहीं पता था कि पुलिस की इस लापरवाही की सजा मार्क उनको कब और कैसे देने वाला था। उन शहर के निवासियों में तरह तरह के लोग थे, कुछ गरीब मॉल के कर्मचारी तो कुछ मोटी सैलरी पाने वाले विदेश से आए हुए कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, कुछ बिल्कुल मासूम और निहत्थे तो कुछ के पास अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौलें भी थीं। उन्होंने अभी तक उन पिस्तौलों को डर के मारे बाहर नहीं निकाला था और वो निकालना भी नहीं चाहते थे। अगर पुलिस ने ये नादानी नहीं की होती तो उन लोगों ने अपने सारे पैसे और कीमती सामान के साथ उन हथियारों को भी सौंप देने का सोच रखा था। शायद वो तब उन्हें माफ भी कर देता, लेकिन अब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी, जिसके साथ मार्क का मूड भी बिगड़ चुका था। अब वो जानते थे कि शायद वहां कत्लेआम होने वाला था। ये खूंखार उग्रवादी कब पैसे लेने के चक्कर में उनके इन छुपे हथियारों को ढूंढ निकालेंगे, इसका उन्हें पता न था। उनके पास से हथियार बरामद होने पर उनका वो लोग क्या हाल करेंगे, ये सोचकर कई लोगों की पतलून गीली हो गई। स्थिति की संगीनता से अनजान ऑफिसर नाइल्स दूर से ही पुलिस की कार्रवाई को देख रहा था। उसे ये तो पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ का अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था, वरना वो अपनी गाड़ी में बैठकर घटना स्थल से रफू चक्कर हो गया होता। वो अपने को शांत दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। लोगों में भगदड़ देखकर उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा लाइटर निकाला और उसे स्टाइल से अपने कान पर लगाकर उसे गाड़ी के वायरलेस फोन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लाइटर में उसने बोलना शुरू किया, ऑफिसर हैगन, मैं पुलिस चीफ नाइल्स बोल रहा हूँ, जल्दी से फोन उठाओ, मुझे बताओ कि आखिर वहां क्या चल रहा है। लेकिन हैगन की आवाज तो तब आती जब नाइल्स ने अपने वायरलेस पुलिस फोन में ये बात कही हुई होती। लाइटर में चीखने से उसकी आवाज ऑफिसर हैगन तक कहां पहुंचने वाली थी। दूसरी तरफ से जवाब नहीं आने पर नाइल्स खींच उठा और उसने फिर से लाइटर में ही छेकना शुरू किया। ऑफिसर हैगन, कहां मर गए तुम? तुम्हें मेरी आवाज क्या सुनाई नहीं दे रही, इडियट? मुझे जल्दी से बताओ कि वहां क्या हो रहा है। नाइल्स की इस अजीब हरकत को उसके पास में खड़ा एक दूसरा पुलिस अफसर, जिसका नाम एडोल्फ था, वो गौर फरमा रहा था। कुछ देर तक तो उसने पुलिस चीफ की बेवकूफी भरी हरकतों में दखल नहीं डाला, लेकिन फिर जब बात उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई तब उसने ऑफिसर नाइल्स को टोका और कहा, सर, मॉल के अंदर चोर चक्के नहीं, विद्रोही सेना के आतंकवादी मौजूद हैं और आप गलती से फोन की जगह अपना लाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाइल्स उसकी बात को सुनकर झेपा जरूर, लेकिन फिर भी उसने अपनी शेखी बघारनी जारी रखी। डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जा रही थी, लेकिन उसने अपने जूनियर अफसर के सामने अपने तेवर बरकरार रखे। उसने अपने जूनियर अफसर को झाड़ते हुए कहा, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो एडोल्फ, मुझे पता है वहां क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ हैगन से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो घबराए नहीं। अगर उसे इन लुक्खों को सबक सिखाने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत है तो मैं कुछ और पुलिस अफसरों को उसकी मदद के लिए भेज देता। भूलना नहीं कि हम क्राउन प्रिंस सिटी की पुलिस फोर्स है और मैं इस पुलिस फोर्स का चीफ। मेरी वर्दी पर लगे इन तमगों को देखो और मुझ पर विश्वास रखो। हम इन सनकी लुटेरों को चुटकी में पकड़कर जेल में डाल देंगे। अफसर एडोल्फ अपने अफसर को इस हाल में देखकर मुस्कुराने से अपने आप को नहीं रोक सका। नाइल्स ने उससे पूछा, यूं मुस्कुरा क्यों रहे हो एडोल्फ? क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? शायद तुम लोगों में इन मामूली उग्रवादियों का डर हो सकता है, लेकिन मैं कायर नहीं। देखना मैं कैसे इन लोगों का सफाया करता हूँ।
अब तुम बेवकूफों की तरह मुस्कुराना बंद करोगे या नहीं? एडोल्फ ने तुरंत अपनी मुस्कान पर ताला लगाया और झट से जवाब दिया, सर, मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, इसीलिए तो मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे तो उन बदमाशों की बेवकूफी भरी हिमाकत पर हंसी आ रही थी। आपके इलाके में घुसकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आज तो उनकी शामत आने वाली है। नाइल्स ने एडोल्फ की बात सुनकर फिर से स्टाइल मारना शुरू किया और हल्के से उसने निगाह डायरेक्टर चार्ल्स की तरफ फेरी। उसको आशा थी कि यूनाइटेड नेशंस के काफिले में आए हुए वालसी शांति सेना के सैनिक शायद उसकी इस दशा में मदद करने को आगे आए। वो बस काफिले में मौजूद सैनिकों को देख ही रहा था कि उसकी नजर रणवीर पर पड़ी। रणवीर, जो उसके कहने पर उसके साथ आया था, वो उससे कुछ दूरी पर पीछे ही खड़ा था। रणवीर की पैनी नजर और तेज सुनने की शक्ति ने असलियत को भांप लिया था।